आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 8 की, यानी कि अभिनय की तैयारी का स्टेप 5वां। अभी तक आपने बहुत कुछ समझ लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है, मार्किंग भी कर ली है। अब हम आ जाते हैं वहां पर जहां पर सबसे बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है एक्टर्स के लिए। वो है डायलॉग्स याद नहीं होते। और ये मेथड है, मोनोलॉग याद नहीं करना है, याद हो जाएगा। आपको थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन यही तो इस टेक्निक का मजा है, मैजिक है कि आपको याद नहीं करना है, याद खुद ब खुद हो जाएगा। मैं जानता हूं अभी भी पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए आगे की बात को ध्यान से सुनिएगा। पहले तो इस परेशानी को समझते हैं। मैंने बहुत ज्यादा टैलेंटेड एक्टर्स को भी देखा है कि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि उनको डायलॉग्स, मोनोलॉग्स याद नहीं होते। जब याद नहीं होते तो याद करने की जो एक कोशिश चल रही होती है वो चेहरे पे आ जाती है, वो भाव दिखने लग जाते हैं, तो परफॉर्मेंस 100% नहीं हो पाती। तो अगर आप बहुत टैलेंटेड एक्टर भी हैं और डायलॉग याद नहीं होते तो भी आपकी परफॉर्मेंस एक लेवल के ऊपर नहीं जा पाएगी। और कोई भी डायरेक्टर कैसे एक्टर को पसंद करेगा? वो क्या किसी ऐसे एक्टर को पसंद कर सकता है जिसको कट टू कट 2-2 लाइनों में शूट करना पड़ता है? बिल्कुल नहीं। वो तो यही चाहेगा कि जो भी एक्टर हैं वो एक बार में अच्छे से परफॉर्म करें। और अगर आप ऐसे हो जाते हैं तो डायरेक्टर आपसे इंप्रेस हो जाएगा, आपको बार बार रिपीट करेगा, यानी कि आपके पास काम की कोई कमी नहीं होगी। और एक्टिंग की लॉबी में भी आपका नाम अलग से लिया जाएगा कि यार ये एक्टर शानदार है, यार कैसे याद कर लेता है। तो अगर ये सब सुनना चाहते हैं, इसको आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आगे की बात को अच्छे से समझिएगा। समझ जाएंगे तो आप भी उस तरह के एक्टर हो जाएंगे जो याद नहीं करेंगे, बस याद हो जाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आपने अपने जीवन में सबसे पहले क्या मेमोराइज किया था, क्या याद किया था? आप बोलेंगे मम्मी, पापा, या पानी, या दूध। ये सब तो पहचान थी, एक शब्द था, आपको मालूम था इसका मतलब ये होता है, ये कहते हैं तो ये चीज मिल जाती है, तो इसको मेमोराइज करना नहीं कहेंगे। मतलब 2-3 लाइन, 4-5 लाइनें कब पहली बार याद की थी, या कौन सी चीज आपने मेमोराइज की थी? आप कहेंगे ABCD, क ख ग, मैथमेटिक्स का टेबल। ये भी नहीं, ये भी आपने काफी बाद में याद करना शुरू किया है, या कहूं याद करवाया गया है। जो चीजें आपने स्वतः खुद ब खुद याद की थी वो थी बाल कविताएं, राइम्स, पोएम। और मजे की बात यह है, तब आपको शब्दों की पहचान नहीं थी, तब आप पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी आपने याद कर लिया। और इतना याद किया कि आज 15, 20, 25, 50 साल के बाद भी आपको राइम्स याद रहती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी पेरेंट्स के बच्चे ने बोलना शुरू किया और वो बाजार जाके कविताओं की किताब लाया, पहले खुद याद करे फिर बच्चे को याद कराए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। जहां बच्चे ने बोलना शुरू किया, पेरेंट्स को खुद ब खुद उनके द्वारा याद की गई कविताएं याद आ जाती हैं और वो उसको दोहराने लग जाते हैं, फिर याद हो जाता है। क्यों याद होता है? क्योंकि बच्चा जब देखता है अपने पेरेंट्स को वो कहते हुए तो उसको इंटरेस्ट आता है, उन शब्दों की पहचान तो उसको थोड़ी थोड़ी होती है। और जब इंटरेस्ट आता है और माँ बाप उसको एक एक्शन के साथ करके बताते हैं तो बच्चा वही फंडामेंटल रूल अप्लाई करता है, ऑब्जर्व, कॉपी एंड परफॉर्म। वो ऑब्जर्व करता है कि ये क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उसको कॉपी करता है और उसको रिप्लिकेट करता है, मतलब फिर से प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। शुरुआत में पूरी तरह से नहीं कर पाता, लेकिन बार बार दोहराते दोहराते उसको भी याद हो जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा साइंस है या साइकोलॉजिकल रीजन है कि हमें वही चीज याद रहती हैं जिनके साथ हम एंगेज होते हैं, इमोशनली अटैच होते हैं। तो यहां पर एक्शन है, इमोशन है, ये जैसे ही दोनों चीजें मिल जाती हैं तो वो चीजें हमेशा के लिए हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। यही ह्यूमन साइंस है, ह्यूमन बिहेवियर है, और उसी से प्रेरित होकर हमने ये मेथड डेवलप किया है, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इतना ही नहीं, इस तरह से याद की चीजें आप देखिए, दादा दादी भी पोयम बोलना शुरू कर देते हैं। उनकी उम्र तो 60 साल की है, 70 साल की है, लेकिन वो राइम्स उनको उनके जमाने की याद रहती हैं। ये मेमोरी इतनी तगड़ी होती है। तो अगर इस तरह से हम करेंगे कि अपने मोनोलॉग के साथ एक्शन और इमोशन जोड़ देंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल राइम्स हमें कैसे कराई गई थी कि मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ डर जाती, पूरा एक्शन इन्वॉल्व था। तो आपको भी क्या करना है, अपने मोनोलॉग को, अपने डायलॉग को पूरी परफॉर्मेंस की तरह ही रिहर्सल करना है। एक और खास बात है, जो चीजें हमारे लिए जरूरी थी जैसे कि ABCD, क ख ग, मैथमेटिक्स के टेबल, वो हमें याद कराई गई पर्पसफुली, और तब हम शब्द पहचानना शुरू कर चुके थे। लेकिन आज भी आप सच जानते हैं पूरी तरह से 100% सभी लोगों को वो याद नहीं है।
जबकि मैथमेटिक्स के टेबल के बिना हमारी जिंदगी का एक दिन भी नहीं चल सकता, लेकिन फिर भी याद नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके साथ एक्शन और इमोशन अटैच नहीं था। वो हमने बड़े बेमन से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 ऐसे करके याद किया था, इसलिए वो आज तक याद नहीं है। और अभी तक आप लोग भी डायलॉग को कुछ इसी तरह से याद करने की कोशिश कर रहे होंगे, इसलिए याद नहीं होगा। लेकिन अगर एक्शन के साथ इमोशन को अंडरस्टैंड करके रिहर्सल में ही परफॉर्मेंस करनी शुरू कर दी, अपने आप स्वतः ही आपको याद हो जाएगा। लेकिन मेमोराइज करने से पहले, रिहर्सल करने से पहले आपको पहले के सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। मतलब कि लाउडली रीडिंग कर लेनी है उसकी पूरी, फिर उसके बाद 5 के अंडरस्टैंड कर लेना है, फिर आपको इमोशनल मार्किंग करनी है, और इमोशनल मार्किंग करने के बाद उस इमोशन में डायलॉग को परफॉर्म करते हुए ही पॉज मार्किंग करनी है। क्योंकि अगर आप रीडिंग करके पॉज मार्किंग करेंगे तो क्या होगा, पॉज अलग आएगा, इमोशनली बोलते हुए करेंगे तो पॉज अलग आएगा। तो उसके हिसाब से मार्किंग कर ले पॉज की, फिर हाईलाइट द वर्ड कर ले, और उसके बाद अब हमको रिहर्सल करना शुरू करना है। इस मेथड को आज 2-3 सालों से हमारे जॉइन फॉर्म्स एकेडमी के स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं, और इसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत मैजिकल हैं, बहुत ही मजेदार हैं। क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को 5 से 10 मिनट में 15-20 लाइन का डायलॉग यूं ही याद हो जाता है। आपको भी करवाऊंगा अभी प्रैक्टिकली प्रैक्टिस सेशन में, बहुत आसानी से याद हो जाता है। और इस कदर याद हो जाता है कि कई बार हम यहां पर कंपटीशन रखते हैं सभी स्टूडेंट्स के बीच में कि बैक टू बैक मोनोलॉग बोलिए। तो इसकी जो परफॉर्मेंस है अभी तक पीक पे जो गई है वो गई है 22 मोनोलॉग्स एट ए टाइम। 22 मोनोलॉग एक स्टूडेंट ने बैक टू बैक, एक के बाद एक बोले। 22 मोनोलॉग का मतलब होता है कम से कम 40 मिनट। 40 मिनट तक वो लगातार एक के बाद एक मोनोलॉग बोलते गए। और इसके अलावा 17-18 मोनोलॉग बोलना, 11-12 मोनोलॉग बोलना, ये तो आम बात है सभी स्टूडेंट्स के बीच में। जो इसको जितनी शिद्दत के साथ करता है, बिलीव के साथ करता है, उसको रिजल्ट उतने अच्छे मिलते हैं। किसी भी प्रैक्टिस में, किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी मेथड में आपका जो बिलीव सिस्टम है वो सबसे ज्यादा वर्क करता है। अगर आप प्रैक्टिस करते टाइम, उसको रिहर्स करते टाइम बिलीव के साथ नहीं कर रहे हैं तो दूसरे थॉट भी आना शुरू हो जाते हैं, आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है, और फिर रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आ पाते। और आपके बिलीव को बढ़ाने के लिए एक और एग्जांपल देता हूं। आज तक आपने कभी भी फिल्मी गाने भी याद नहीं किए होंगे, वो भी अपने आप याद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन गानों के साथ आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, साथ में गुनगुनाना शुरू कर देते हैं, और बार बार ऐसा करते रहने से वो अपने आप सालों साल याद रहते हैं। हर किसी को अपने जमाने के, अपनी जनरेशन के पुराने से पुराने गाने भी बस एक बार सुनते से ही दोहराना शुरू कर देते हैं, इतना याद हो जाता है। तो ये वाकई हमारी ही चीज है, हम जानते हैं, हम करते आए हैं, आप करते आए हैं, इसलिए इस पे बिलीव करना आसान भी है, कोई क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपने पोएम याद की हैं, आपने गाने याद किए हैं, या जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट था उसको जब आपने इमोशनली कनेक्ट होकर याद किया है तो याद हो ही जाता है, बाकी चीजें याद नहीं हो पाती। इसलिए हमेशा याद रखें कि आपको परफॉर्मेंस अब शुरू कर देनी है। मतलब रिहर्सल ऐसे करनी है जैसे परफॉर्म कर रहे हो। मैं हमेशा यही कहता हूं कि रिहर्सल ऐसे करो जैसे परफॉर्म कर रहे हो, तो जब परफॉर्म करोगे तो इतनी इजीनेस होगी जैसे कि रिहर्सल कर रहे हो। होता यह है कि नॉर्मली जो थिएटर की प्रैक्टिस है उसमें कोल्ड रीडिंग में याद करते हैं, मतलब वो रटते हैं और उसके बाद परफॉर्मेंस पे जाते हैं। जबकि कैमरा एक्टिंग में ऐसा आप करेंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा, क्योंकि थिएटर प्रैक्टिस में तो आपको समय मिल जाता है, 1-1.5 महीना आप रिहर्सल करते हैं। लेकिन कैमरा एक्टिंग में तो आपको 10-15 मिनट के अंदर ही तैयारी करके ऑडिशन देना होगा, 15-20 मिनट की तैयारी के बाद शॉट देने जाना होगा, और कई बार तो वहां पे स्क्रिप्ट उसी टाइम पे लिखी जाती है। कई बार डायरेक्टर वहीं पे इंप्रोवाइज करके 2-4 लाइनें बना के आपको बोलता है कि बोलिए, फिर वहां पे आप कोल्ड रीडिंग कैसे करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप 100% कैमरा एक्टिंग के लिए प्रिपेयर होके ही जाएं, उससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे और आप एक सक्सेसफुल एक्टर बन पाएंगे। तो रिहर्सल पूरी तरह से इमोशनली कनेक्ट होके जैसे हम परफॉर्म करने वाले हैं, शब्दों को देखते हुए बस दोहराते जाना है। मतलब इसमें सिर्फ एक ही फर्क होगा परफॉर्मेंस और रिहर्सल में, कि रिहर्सल में आप लाइंस को देख रहे होंगे, लेकिन बाकी सब कुछ इमोशंस, एक्शंस सेम चलते रहेंगे जैसे कि आप परफॉर्म करने वाले हैं। तो 3 से 4 बार हम एक लाइन को विद इमोशन बोलेंगे और उसके बाद एक बार चेक करेंगे हटा के डायलॉग को कि याद हुआ कि नहीं हुआ। नहीं याद हुआ दोबारा देख लीजिए। मैं बार बार जोर देके कह रहा हूं, देखते हुए प्रैक्टिस कीजिए। हम इंसानों को ना बहुत जल्दबाजी होती है कि बस एक बार देखा और फिर बोल दिया, इसमें एक गलती हो जाएगी। क्योंकि ये शब्द नए हैं, आपके लिए बिल्कुल नए हैं, आप बोलचाल की भाषा में इसमें से बहुत सारे शब्द इस्तेमाल नहीं करते होंगे। अगर आपने एक बार देखा और देखने के बाद हटाया, अब शब्द बदल जाएंगे, और शब्द बदल जाएंगे तो कई बार अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है।
इसलिए बिल्कुल चांस ना लीजिए, देखते हुए ही कम से कम 3 से 5 बार उसको दोहराइए। जब लग जाए याद हो गया है, अगली लाइन पे बढ़ जाइए, लेकिन अगली लाइन का उसी इमोशन में, जो आपने इमोशन मार्क किया है उस इमोशन में ही बोलना शुरू करना है। फिर 2 लाइन कर ली, फिर ऐसी तीसरी लाइन पे, और बार बार चेक करते रहिए शुरू से जहां तक आपने अभी तक याद किया, मतलब पहली लाइन से तीसरी लाइन तक। ऐसे ही करके 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाइन तक बढ़ता जाइए। आप देखेंगे 10 मिनट के अंदर आपको बड़े से बड़ा डायलॉग याद हो जाएगा। सो आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, लेकिन अभी तक अंडरस्टैंडिंग की बात की है, इसके लिए प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। तो अब प्रैक्टिस सेशन में मैं आपको कराऊंगा अपने साथ। आपको बस ये करना है कि इस वीडियो को प्ले करके मेरे साथ दोहराते जाना है। हम 2-3 प्रैक्टिस ऐसे करेंगे, आप देखेंगे कि अभी अभी इस प्रैक्टिस को करते करते आपको डायलॉग याद हो जाएंगे, जबकि आप याद नहीं कर रहे होंगे, आप कर रहे होंगे परफॉर्म। ओके, तो वेलकम टू प्रैक्टिस सेशन। बुक में आपने मोनोलॉग देखे ही होंगे, तो बुक में जो पहला मोनोलॉग है हमें प्रैक्टिस करने के लिए, अब आपको स्क्रीन पर दिखेगा। आपने जो भी इमोशंस मार्क किए, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कर रहा हूं, आपने 5 के जो किए हैं मार्क, उसको मार्क करिए और मेरे साथ उसी इमोशन में आप दोहराते जाइए। ओके, यार दिल की बात कहना सचमुच में इतना मुश्किल क्यों होता है? इश्क में इंसान इतना कमजोर क्यों हो जाता है? पूरी तरह से अंडरस्टैंड करके उस इमोशन में ही रिहर्सल करनी है। यार दिल की बात कहना सचमुच में इतना मुश्किल क्यों होता है? इश्क में इंसान इतना कमजोर क्यों हो जाता है? कोशिश करें कि हर बार आपकी इमोशंस की जो फ्रिक्वेंसी है वो और ज्यादा बढ़ती जाए और ज्यादा बेस्ट होती जाए। यार दिल की बात कहना सचमुच में इतना मुश्किल क्यों होता है? इश्क में इंसान इतना कमजोर क्यों हो जाता है? एक बार और रिहर्सल कीजिए साथ में। यार दिल की बात कहना सचमुच में इतना मुश्किल क्यों होता है? इश्क में इंसान इतना कमजोर क्यों हो जाता है? एक बार और करते हैं, लास्ट टाइम। यार दिल की बात कहना सचमुच में इतना मुश्किल क्यों होता है? इश्क में इंसान इतना कमजोर क्यों हो जाता है? अब एक बार लाइंस को हटाइए और बोल के देखिए। अब देखा आपने, जहां तक है आपने अगर उसको बार बार उस तरह से रिहर्सल किया होगा तो याद हो गया होगा। अब इसी तरह से हमें आगे बढ़ते जाना है। पता है, आज वह एकदम मेरे सामने आकर बैठ गई। अगर आप गर्ल हैं तो आप बैठ गया बोल सकते हैं। पता है, आज वह एकदम मेरे सामने आके बैठ गई, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। पता है, आज वो एकदम मेरे सामने आकर बैठ गई, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। पता है, आज वो एकदम मेरे सामने आकर बैठ गई, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। एक बार और कर लेते हैं। पता है, आज वो एकदम मेरे सामने आकर बैठ गई, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अब एक बार चेक कर लीजिए। याद हो गया? तो अब शुरू से यहां तक की कोशिश कीजिए बोलने की। तो अगर आपने सही से ट्राई किया होगा तो आपको याद हो गया होगा। अब इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। मैं उसको घूरे जा रहा था और मेरा दिल धक धक धक। मैं उसे घूरे जा रहा था और मेरा दिल धक धक धक। मैं उसको घूरे जा रहा था और मेरा दिल धक धक धक। एक बार और कर लेते हैं। इसको पूरे इमोशन के साथ ही एक्शन के साथ करिएगा। मैं उसको घूरे जा रहा था और मेरा दिल धक धक धक। अब एक बार शुरू से यहां तक चेक करिए। अब मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद बोलिए और उसको एक बार देखिए कि आप पूरा प्रॉपर बोल पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं। कुछ देर ये स्क्रीन ब्लैंक है, आप एक बार बोल के देखिए और उसके बाद ये दोबारा मैं स्क्रीन पर प्रेजेंट करूंगा। तो प्रॉपर याद हुआ आपको? अगर नहीं हुआ है तो 2-3 बार और इसको प्रैक्टिस कीजिए, जब तक ये अच्छे से ना हो जाए आगे मत बढ़िए। और हो गया है तो अब आगे चलते हैं।
1 मिनट के लिए लगा जैसे मेरे चारों तरफ वायरन बज रहे हो। देख देख मेरी धड़कन अभी भी कैसे फड़फड़ा रही है। ये बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ और थोड़ा सा इश्क में जो खो जाता है आदमी उसकी तरह से है। 1 मिनट के लिए लगा जैसे मेरे चारों तरफ वायरन बज रहे हो। देख देख मेरी धड़कन अभी भी कैसे फड़फड़ा रही है। 1 मिनट के लिए लगा जैसे मेरे चारों तरफ वायरन बज रहे हो। देख देख मेरी धड़कन अभी भी कैसे फड़फड़ा रही है। एक बार और करते हैं। 1 मिनट के लिए लगा जैसे मेरे चारों तरफ वायरन बज रहे हैं। देख देख मेरी धड़कन अभी भी कैसे फड़फड़ा रही है। अब एक बार चेक कर लीजिए। ओके, अब स्टार्ट से यहां तक चेक कीजिए। अगेन स्क्रीन कुछ देर के लिए ब्लैंक रहेगा ताकि आप बगैर देखे एक बार प्रैक्टिस कर पाए। आई होप कि आपकी परफॉर्मेंस हो गई होगी और अब आगे बढ़ते हैं एंड की तरफ। डर भी बहुत लगा यार, ऐसे कैसे मैं उसको अपने दिल की बात बता पाऊंगा। डर भी बहुत लगा यार, ऐसा कैसे मैं अपने दिल की बात बता पाऊंगा। मतलब जो उसको डर लग रहा है, नर्वस हो रहा है वो या नर्वस हो रही है, तो उसका खुद ही से क्वेश्चन है कि यार ऐसे कैसे मैं बता पाऊंगा, क्योंकि वो अपने एक खास दोस्त से बात कर रहा है या कर रही है। डर भी बहुत लगा यार, ऐसा कैसे मैं उसको अपने दिल की बात बता पाऊंगा। डर भी बहुत लगा यार, ऐसे कैसे मैं उसको अपने दिल की बात बता पाऊंगा। अब एक बार चेक कीजिए। अगेन मैं स्क्रीन ब्लैंक कर रहा हूं, पूरा परफॉर्मेंस करके देखिए। अगर कहीं पर एक दो शब्द मिस हो रहे हैं तो उनको ठीक कीजिए और फिर दोबारा परफॉर्म कीजिए। तो कैसा लगा ये मेथड? मुझे पक्का विश्वास है कि आपको मजा आ गया होगा कि कुछ ही मिनटों के अंदर ये पूरा डायलॉग, पूरा मोनोलॉग आपको याद हो गया है। लेकिन अब अपनी इस आदत को और अच्छी पक्की आदत बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अलग अलग मोनोलॉग पर इसको प्रैक्टिस करते रहें। तो एक और प्रैक्टिस करते हैं, एक और मोनोलॉग लेते हैं। अभी जो सेकंड मोनोलॉग है, जो जलन की भावना वाला है, वो वाले मोनोलॉग को हम लोग ले लेते हैं। इसको भी आपको बिल्कुल वही स्टेप्स फॉलो करने, स्टेप्स पूरे फॉलो करने। ज्यादातर होता क्या है कि हमको ना परफॉर्मेंस की जल्दी होती है, लेकिन जल्दबाजी में परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। परफॉर्मेंस इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, इस बात का हमेशा हमेशा ध्यान रखें। गुड प्रिपरेशन गुड परफॉर्मेंस, बेस्ट प्रिपरेशन बेस्ट परफॉर्मेंस, एक्सीलेंट प्रिपरेशन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। तो उस बात का हमेशा ध्यान रखें। आपको लाउडली उसको 3 स्पीड में रीड करना है, उसके बाद 5K मार्किंग करनी है, उसके बाद इमोशनल मार्किंग करनी है, देन पॉज मार्किंग कर लेंगे आप, और फिर हाईलाइट द वर्ड करने के बाद, पूरी चीजों को समझने के बाद आप रिहर्सल करेंगे, मतलब कि मोनोलॉग को याद करने की तरफ जाएंगे। इसको भी सेम वे में करेंगे हम। मेरे लिए सरप्राइजिंग है यार, तुम कब से मेरे कॉल नहीं ले रही हो। मेरे लिए सरप्राइजिंग है यार, तुम कब से मेरे कॉल नहीं ले रही हो। गर्ल्स इसको चेंज कर लें कि नहीं ले रहे हो। मेरे लिए सरप्राइजिंग है यार, तुम कब से मेरे कॉल नहीं ले रही हो। एक बार और, मेरे लिए सरप्राइजिंग है यार, तुम कब से मेरे कॉल नहीं ले रही हो। आप चेक करें। आगे बढ़ते हैं। नो रिस्पॉन्स टू माई व्हाट्सएप मैसेज इधर, नो रिस्पॉन्स टू माई व्हाट्सएप मैसेज इधर। ये मैं इसको एक साथ सिर्फ लाइन को, छोटी लाइन को इसलिए ले रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को ना इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है। तो जब भी कभी ऐसा कुछ टफ टिपिकल आ जाए तो उसको शॉर्ट में याद करें, उसको अलग से याद करें। नो रिस्पॉन्स टू माई व्हाट्सएप मैसेज इधर, नो रिस्पॉन्स टू माई व्हाट्सएप मैसेज इधर। एक बार और करें। नो रिस्पॉन्स टू माई व्हाट्सएप मैसेज इधर। अब शुरू से यहां तक देख लें। मेरे लिए सरप्राइजिंग है यार, तुम कब से मेरे कॉल नहीं ले रहे हो। नो रिस्पॉन्स टू माई व्हाट्सएप मैसेज इधर। इस तरह से जब चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ मुझे इतना याद हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़िए। अब ये काउंटिंग वे में है मेरे हिसाब से, आपने जो भी मार्किंग की हो। लास्ट फ्राइडे तुमने कहा था कि तुम अपनी मौसी के पास लखनऊ जा रही हो। मैंने यकीन कर लिया। तुमने कहा जहां तुम हो वहां मोबाइल के सिग्नल वीक हैं। मैंने वह भी मान लिया।
तुमने कहा था कि तुम अपनी मौसी के पास लखनऊ जा रही हो, मैंने यकीन कर लिया। तुमने कहा जहां तुम हो वहां मोबाइल के सिग्नल वीक हैं, मैंने वो भी मान लिया। एक बार और लेते हैं। तुमने कहा था कि तुम अपनी मौसी के पास लखनऊ जा रही हो, मैंने यकीन कर लिया। तुमने कहा जहां तुम हो वहां मोबाइल के सिग्नल वीक हैं, मैंने वो भी मान लिया। एक बार और करें। तुमने कहा था कि तुम अपनी मौसी के पास लखनऊ जा रही हो, मैंने यकीन कर लिया। तुमने कहा कि जहां पर तुम हो वहां पे मोबाइल के सिग्नल वीक हैं, मैंने वो भी मान लिया। अब इसको चेक करें। अब यहां पर लिखा है वह, जैसा मैंने पहले ही बताया कि जब भी वह लिखा होगा तो उसको आप वो बोलेंगे, यह लिखा होगा तो ये बोलेंगे। तो देखा आपने कितनी आसानी से यहां तक याद हो गया। अब इस बार मैंने दो लाइन एक साथ ली क्योंकि वो एक ही इमोशन में है। एक इमोशन की लाइंस को आप एक साथ याद करेंगे तो और ज्यादा आसानी होगी। एक बार चेक कर लें। ओके, तो हो गया यहां तक याद, आपको परफॉर्म करके देख लिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं। मगर कहीं ना कहीं मेरा इंट्यूशन सही था कि तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। मगर कहीं ना कहीं मेरा इंट्यूशन सही था कि तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। मगर कहीं ना कहीं मेरा इंट्यूशन सही था कि तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। एक बार और। मगर कहीं ना कहीं मेरा इंट्यूशन सही था कि तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। अब एक बार यही लाइन बोल के देखें। मगर कहीं ना कहीं मेरा इंट्यूशन सही था कि तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। अब शुरू से लेकर यहां तक एक बार परफॉर्म करके देखें, पूरे एंगेजमेंट के साथ, इमोशंस के साथ। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपका परफॉर्मेंस में अभी कुछ छूट रहा है तो प्लीज यहीं पे पॉज करके यहां तक खुद को करेक्ट कर लें, उसके बाद ही अगली लाइन पे जाएं, जल्दबाजी ना करें। अब आगे चलते हैं। इसलिए प्रिटेंड ऐसे कर रही थी जैसे मेरी आवाज तुम तक नहीं पहुंच रही, जबकि मुझे वहां पीछे से किसी लड़के की दबी हंसी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। इसलिए प्रिटेंड ऐसे कर रही थी जैसे मेरी आवाज तुम तक नहीं पहुंच रही, जबकि मुझे वहां पीछे से किसी लड़के की दबी हंसी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। इसलिए प्रिटेंड ऐसे कर रही थी जैसे मेरी आवाज तुम तक नहीं पहुंच रही, जबकि मुझे वहां पीछे से किसी लड़के की दबी हंसी साफ सुनाई दे रही थी। इसलिए प्रिटेंड ऐसे कर रही थी जैसे मेरी आवाज तुम तक नहीं पहुंच रही, जबकि मुझे वहां पीछे से किसी लड़के की दबी हंसी साफ सुनाई दे रही थी। एक बार और देखें। इसलिए प्रिटेंड ऐसे कर रही थी जैसे मेरी आवाज तुम तक नहीं पहुंच रही, जबकि मुझे वहां पीछे से किसी लड़के की दबी हंसी साफ सुनाई दे रही थी। अब एक बार चेक कर लें। इसलिए प्रिटेंड ऐसे कर रही थी जैसे मेरी आवाज तुम तक नहीं पहुंच रही, लेकिन मुझे वहां पीछे से किसी लड़के की दबी हंसी साफ सुनाई दे रही थी। देखा, याद हो गया। अब एक बार फिर से चेक करें यहां तक। ओके, अब लास्ट का जो स्टेटमेंट है वो एकदम फ्रस्ट्रेशन में जो बोल रहा है, बोल रही है एकदम, कम ऑन हैव गट्स टू टेल द ट्रूथ। अगेन, क्योंकि इंग्लिश है, जब भी ऐसा कुछ टफ टिपिकल आ जाए तो उसको आप छोटा छोटा करके ही याद करें। कम ऑन हैव गट्स टू टेल द ट्रूथ। एक बार और। कम ऑन हैव गट्स टू टेल द ट्रूथ। एक बार और करें। कम ऑन हैव गट्स टू टेल द ट्रूथ। ओके, अब पूरा का पूरा मोनोलॉग यहां पर हो चुका है। अब एक बार फिर से परफॉर्मेंस को स्टार्ट करें। तो हुआ ना अच्छे से? आया ना मजा? कितनी आसानी से वो चीज आपने पा ली है जो कि एक एक्टर के लिए इतनी बड़ी मुश्किल दिखाई देती है। इतनी बड़ी मुश्किल है नहीं अगर आप इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड के
इस स्टेप को 5वें नंबर के कि याद नहीं करना है, याद हो जाएगा। मैं ये जानता हूं कि कहीं ना कहीं अभी भी आप में से कुछ लोग याद करने की कोशिश की तरफ जा रहे होंगे, क्योंकि वो बहुत साल की प्रैक्टिस है कि आप रीडिंग मोड में याद कर रहे होंगे। आप जितना रीडिंग मोड में याद करेंगे उतना वो याद नहीं होगा। इसलिए प्लीज विद इमोशन, विद एक्शन के साथ रिहर्सल करते जाएं। इस वर्ड को पकड़ने की मैं रिहर्सल कर रहा हूं, मैं याद नहीं कर रहा हूं, तो याद करने का प्रेशर भी चला जाएगा। अब हम थर्ड मोनोलॉग ले लेते हैं, लेकिन इसमें प्रैक्टिस का फॉर्मूला मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, क्योंकि अब तक आप थोड़ा समझ चुके हैं। अब ये मोनोलॉग आपको यहां पर दिख रहा है, कॉमेडी मोनोलॉग है। इसको भी आपको 3 स्पीड में पहले रीड करना है। रीड करने के बाद इसमें 5K फाइंड आउट करने हैं। नॉर्मली बता दूं, ये एक लड़का कह रहा है, अपने कॉलेज कैंपस में कह रहा है, दोस्तों के सामने डींगे हाँक रहा है। इस तरह का माहौल है। जैसे हम लोग बहुत शेखी बगाड़ते हैं अपने दोस्तों के बीच में कि मतलब मैं ही सब कुछ जानता हूं और मैं ही सबसे ज़्यादा स्मार्ट हूं, तो उस तरह की ये बात कर रहा है। और कॉलेज कैंपस में है तो एकदम बिंदास है। उस तरह से ये पूरा मोनोलॉग है। इसको आप इमोशनल मार्किंग कर लें, इसके बाद पॉज मार्किंग कर लें, अपने हिसाब से कहीं पर भी कर सकते हैं, फिर हाईलाइट द वर्ड करें और अब स्क्रीन पर देखकर आप 2-2 लाइनें बोलना शुरू कीजिए और फिर चेक करना शुरू कीजिए। जैसे मैंने कहा कि अब प्रैक्टिस आपको अपने आप करनी है, सेल्फ प्रैक्टिस करना है। तो अब मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं दोहराऊंगा डायलॉग, आपको स्क्रीन पर 2-2, 3-3 लाइनें दिखती जाएंगी। अब आपको इसको देखते हुए बस प्रैक्टिस फॉलो करना है।
सो ये था स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड का वो सबसे मैजिकल टूल जिसमें कि आपको मोनोलॉग याद करना बताया गया, और वो भी बहुत आसानी से। तभी तो इसका टाइटल है कि याद नहीं करना है, याद हो जाएगा। और जब जब आप याद करने की कोशिश करेंगे, मैं दावा करता हूं याद नहीं होगा, और बहुत ज्यादा समय तक याद नहीं होगा। और जब आप परफॉर्म करेंगे, वो अगली लाइन याद करने के चक्कर में इमोशन एक्सप्रेशन और बिगड़ जाएंगे। इसलिए पहली बार से ही रिहर्सल में ही, प्रैक्टिस में ही पूरी तरह से इमोशनली इन्वॉल्व हो जाइए। और हाँ, याद रखें, अब हम काफी हद तक परफॉर्मेंस तक आ गए हैं। प्लीज स्टेप्स को फॉलो करने की आदत डालें। अभी याद करने के लिए आप 3-4 मोनोलॉग और याद करें इस तरह से, इस रूल को फॉलो करके, उसके बाद ही अगले चैप्टर पे जाएं। नॉर्मली मैं कहूंगा आप 2 से 3 दिन तो कम से कम लें सिर्फ यहां तक के स्टेप्स को फॉलो करने का, उसकी आदत बनाने का। एक बार में नहीं देखना है, पहले एक सेशन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, उसको जब आदत में आ जाए तभी छोड़ के आगे बढ़ना है। ऑल द बेस्ट।